नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी खास खबरों पे। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह, प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद एवं स्वास्थ्य सचिव व झूलिया की मौजूदगी में ड्राई रन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि 5 जनवरी को सीएससी अतरौली, जवा एवं खैर तथा जैन मेडिकल कॉलेज पला साहिबाबाद एवं जमालपुर स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लखनऊ में आयोजित आयरन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी तरह से हमारे माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक नारा हमें ये दिया था कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो हमारा घर घर केस फाइंडिंग का अभियान है वो जारी रहेगा। वैज्ञानिकों के प्रयास से और सब लोगों की प्रार्थनाओं से वैक्सीन बहुत जल्दी हमें भी अवेलेबल हो जाएगी। और आज माननीय राज्यपाल महोदया ने डिजिटली इसका उद्घाटन कर दिया है। वो उसका किया था ACF एक्टिव केस फाइंडिंग का, और साथ साथ ही वहाँ पे ये कोविड के लिए भी बता दिया गया है कि कोविड की वैक्सीन चूँकि जल्दी आने वाली है, तो ये जो अभियान है वैक्सीनेशन का, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे चालू होना है जैसे हम लोगों के इलेक्शन होता है। वैसे ही हम लोगों ने 5-5 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें वैक्सीनेटर 1, वैक्सीनेटर 2, वैक्सीनेटर 3, वैक्सीनेटर 4, वैक्सीनेटर 5, 5 लोग बनाए गए हैं और पाँचों की अलग अलग जिम्मेदारियां तय की हुई हैं। हम लोग, जैसे आप लोग वोट डालने जाते हैं तो एक सेंटर पे कई बूथ हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी संभावना है। और जैसे आप लोग वहाँ पे अगर आपका वोट बूथ नंबर 1 पे पड़ना है तो 1 पे ही पड़ेगा, 2 नंबर पे आप जाके वोट नहीं डाल सकते। ऐसे ही इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे। हम लोगों ने जैसे वोटर लिस्ट होती है, ऐसे ही हम लोगों ने केस लिस्ट बना रखी है बेनिफिशरीज़ की, और वो लिस्टें 3-3 कॉपी में हम एक सेंटर पे देंगे। जो पहला हमारा वैक्सीनेटर 1 होगा वो हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट से कर्मचारी होगा, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो उस लिस्ट से मिलान करे और देखे कि जो बेनिफिशरी है ये इसी बूथ का है या नहीं है। वैक्सीनेटर 2 जो होगा वो थोड़ा सा क्वालिफाइड होगा और वो उस ऐप पे जाके देखेगा कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 3 नंबर पे हमारी मेन जगह होगी जहाँ पे हमारा वैक्सीनेटर वैक्सीनेशन करेगा। वहाँ पे वैक्सीनेटर के साथ साथ भी हम लोग कुछ लोगों को अलग से रखेंगे जो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, और साथ में अगर कभी दोबारा ज़रूरत पड़ती है, हमें टीम बढ़ानी पड़ती है, तो वो लोग वैक्सीनेटर की तरह हमारा काम करेंगे और उनको ये पता होगा कि जब वैक्सीनेशन करना तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। 4 और 5 जो होंगे वो ये 3 कमरे होंगे। एक गेट पे हमारा वैक्सीनेटर 1 है, 2 हमारा वेटिंग एरिया होगा जहाँ पे 3 हमारा वैक्सीनेशन रूम होगा, और 4 और 5 हमारे जो वैक्सीनेटर होंगे वो होंगे ऑब्जर्वेशन रूम में। वहाँ पे प्रत्येक बेनिफिशरी जिसको वैक्सीन लगी है 30 मिनट के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। भले उसको कुछ हो चाहे ना हो, 30 मिनट बाद उसको घर जाने के अलाउ किया जाएगा। वहाँ पे जो वैक्सीनेटर नंबर 4 और 5 होंगे उसमें से एक खास बात ये होगी कि उसमें से एक आदमी मेल होगा और एक जो दूसरा जो मेंबर होगा वो फीमेल होगा, जिससे अगर मेल फीमेल कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है उसको किसी को दिक्कत होती है तो जेंडर वाली प्रॉब्लम ना हो कि फीमेल को मेल देख रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत हो। वहाँ पे उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये जो मॉक ड्राई रन हम लोग कर रहे हैं इसका, जिससे हम पहले से एक मॉक ड्रिल तरह से करके देख लें कि उस समय में हमें कोई दिक्कत ना है। जैसे आज जो लखनऊ में हुआ है, वहाँ के कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो हम लोगों को शेयर किए गए कि जो यहाँ पे हम लोगों का था वो वहाँ पे वैसी दिक्कतें वहाँ ना हो। तो उसमें कई जगह ये था कि वो मॉक उसको लिस्ट मिल गई है पुलिस वाले को, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इस लिस्ट का मुझे करना क्या है। लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी उस चीज़ की, तो वो चीज़ें हमें बता दी गई हैं। कुछ चीज़ों कई जगहों पे कुछ लॉजिस्टिक की दिक्कत थी, वो हमें बता दी गई हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही, चूँकि हमें पता चल गया कहाँ क्या कमी निकलनी, फिर हम लोग भी उसमें ड्राई रन करेंगे, हमें भी अपनी कमियाँ पता चलेंगी। मॉक ड्रिल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदेश को
वैक्सीन मिल गई है, लेकिन वो मॉक ड्रिल वाली वो है, वैक्सीन मिली नहीं, डेमो है कि हाँ जैसे वैक्सीन मिल जाएगी। तो सेंटर से प्रदेश को वैक्सीन मिल गई, प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट को आज शाम तक वैक्सीन मिल जाएगी। तो जब हमें एक्चुअल वैक्सीन मिलेगी तो हमें क्या क्या काम करने रहेंगे वो हमें आज सेम वैसे ही करेंगे कि हम लोगों को वैक्सीन मिल गई, अब वैक्सीन अब कोल्ड स्टोर में पहुंच गई, कोल्ड स्टोर से हम वैक्सीन को लेके जा रहे हैं PSC CSC। जब भी वैक्सीन कैरी होगी उसका रूट होगा फिक्स, और साथ में हम लोगों को उसके लिए सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, और सुरक्षा में पुलिस मुहैया कराएगी। वो जब हम रूट बना लेंगे और कहाँ कहाँ पे करना है वो हम लोग पुलिस को प्रोवाइड करेंगे, और पुलिस हमें उसी हिसाब से फिर अपने सुरक्षाकर्मी हमें प्रोवाइड करेगी। कितनी मात्रा में आएगी इसका फिर ये है कि इसमें भी हम लोग जैसे भी मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल में हमें ये टारगेट दिया कि 3 सेंटर आप अर्बन एरिया में बनाएंगे और 3 सेंटर रूरल एरिया में बनाएंगे। अर्बन एरिया में हमें थोड़ी सी परेशानी आने की संभावना है, और रूरल एरिया में परेशानी की संभावना इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो हमारे कोविड सेंटर हैं जहाँ पे हम लोगों को वैक्सीन लगानी है वो हमारी CSC हैं, हमारे अस्पताल हैं। तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे एक AEFI होता है और एक फिर एनाफिलैक्सिस होती है। AEFI माइल्ड रिएक्शन भी हो सकती है, सीवियर रिएक्शन भी हो सकती है, और सीरियस रिएक्शन भी हो सकती है। माइल्ड के लिए हम लोग वहीं पे ट्रीटमेंट कर लेंगे उनका, मॉडरेट मतलब सीवियर या सीरियस अगर कुछ होता है तो पहले वहीं मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर मैनेज नहीं होता तो एम्बुलेंस के सहारे हम लोगों ने पहले से कुछ अस्पताल चिन्हित कर लिए हैं जहाँ पे हम ऐसे लोगों को ले जाएंगे। तो चूँकि पहले से अगर प्लानिंग है तो संभावना है कि आप फिर उसी हिसाब से सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान इट इज़ अ प्लान टू फेल। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग रिहर्सल कर लें, अपनी प्लानिंग ठीक कर लें, और जब एक्चुअल हमारी वैक्सीनेशन हो उस समय पे कोई ऐसी गलतियां ना हो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, अगर इस प्रोग्राम में हमारे वैक्सीनेटर्स को कुछ जो बेनिफिशियरी उनको कुछ दिक्कत आती है, ये मैसेज आपके थ्रू पर्कुलेट कर जाएगा समाज में, और जो अगले फेजेज आएंगे उन फेजेज में फिर हमें लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए हमारा हर संभव प्रयास है कि हमारा ये जो फेज़ 1 फेज़ 2 शुरू होने वाला है ये अच्छे से हो, जिससे जब पब्लिक को हम ये वैक्सीनेशन दें तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि इससे कुछ नहीं होता है और ये हमारी सुरक्षा के लिए है। कब से शुरू होने वाला है? पहले फेज़ में किन लोगों को दिया जाएगा? पहले फेज़ में हम लोग लगा रहे हैं वैक्सीन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो लॉन्ड्री वाला स्टाफ है, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी है, चाहे वो किचन का स्टाफ है, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। सेकंड फेज़ में जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर है, स्पेशली कहें जो हमारे वर्दी के लोग हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हैं, और जो पैरामिलिट्री वाले हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, और जो हमारे रेवेन्यू वाले लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग सेकंड फेज़ में कवर कर रहे हैं। कब से शुरू हो रहा है ये? अभी जैसे आप ये लोग बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि शायद संक्रांति तक हम लोग इसको शुरू कर लेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BP सिंह कल्याणी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने कहा कि टीबी रोग को छुपाएं नहीं बल्कि उपचार कराएं। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, निर्धारित अवधि तक दवाओं का सेवन करने के बाद ठीक हो जाती है। जिले में रिकवरी रेट 89% है। CMO एवं जिला क्षय रोग अधिकारी रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण में 3 जनवरी से 10 दिन के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। ये सेंसिटाइजेशन करने के लिए किया गया था। हम लोग जो एक 10 दिन की मुहिम चला रहे हैं एक्टिव केस फाइंडिंग, जो पहले भी होती थी, लेकिन कोविड के चलते ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा पिछड़ गया। यही क्या, काफ़ी सारे प्रोग्राम हमारे थोड़े पिछड़ गए हैं, लेकिन अब चूँकि कोविड काफ़ी हद तक नियंत्रित है तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें वापस शुरू कर रहे हैं। और अभी जो ये आयोजन था टीबी के केस फाइंडिंग का, एक्टिव केस फाइंडिंग का, ये 10 दिन का मुहिम है हमारी। और इसमें जो केसेस हमारे इस बीच में हुए, जो ठीक से फॉलो नहीं हो पाए, जिनकी जांच नहीं हो पाई, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, उन केसेस को ढूंढ के और उनको उनकी जांच करके उनको कंफर्म करके उनका ट्रीटमेंट कराने के उद्देश्य से ये मुहिम चलाई जा रही है। और उसी के सेंसिटाइजेशन के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई थी। ये अभियान हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग का, जिसमें घर घर जा कर के हमारी टीमें टीबी के रोगियों को
चिन्हित करके उनकी जांच करवा करके जो टीबी के मरीज होंगे पॉजिटिव उनका इलाज किया जाएगा। इसमें मुहिम में हमारा जो पूरे जनपद की आबादी है उसका 20% पॉपुलेशन को चिन्हित किया गया है। इसके लिए हमने हमारे 400 टीम लगी हैं, 80 हमारे सुपरवाइज़र हैं और 19 जो मेडिकल ऑफिसर इस कार्य के लिए लगाए गए हैं, जो कि घर घर जा कर के जो 2 हफ्ते से अधिक खांसी या 2 हफ्ते से अधिक बुखार, बलगम में खून आना, इस तरह के लक्षण के अगर मिलते हैं तो उनको चिन्हित करके उनकी बलगम की जाँच होगी और उसके आधार पर अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका हम टीबी का इलाज करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके कस्बा कोडियागंज में पुलिसकर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। इलाके के एक आरा मशीन संचालक अफजाल अहमद ने कुछ नामजद पुलिसकर्मियों रविराज, विकास और प्रदीप पर आरोप लगाया कि वह लोग आरा मशीन से लकड़ी ले जाते हैं लेकिन उसके लिए रुपए नहीं देते। हालांकि फिर भी लकड़ियां दे दी। मशीन बंद होने के चलते अगले दिन लकड़ी ले जाने को कहा तो अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर पुलिस जीप में जबरन डाल कर ले गए और मारपीट की। इस दौरान गोली मारने की भी धमकी दी। क्या नाम है दादा आपका? अफजाल अहमद। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए हैं आज? ये साहब रविराज ने मुझ पर कल हमला किया था आरा मशीन पर, लकड़ी के सिलसिले में। लकड़ी के लेने के लिए आया था, मैंने 2 बार तो दे चुका था। तीसरी बार जब लेने के लिए आया तो मैंने आधी लकड़ी दे दी थी टेबल के लिए। कौन है रविराज? कौन? रविराज सिपाही है ये, थाने का? अकराबाद थाने का, कोडियागंज चौकी। तो लकड़ी किस लिए लेके आया? लकड़ी टेबल के लिए लेना आया था। इसके बाद उसने फिर मैंने लकड़ी को कहा था मैं आज मशीन बंद है, कल दे दूँगा तुमको। आधी लकड़ी ले गया था। फिर उसके बाद उसने पुलिस चौकी से 5 लोगों को और बुला करके और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जा करके मुझे मारा और प्लस बाबा भट्टे और इरफान साहब चेयरमैन साहब की कॉलेज के सामने मुझसे बोला मेरे भाई का अपने भाई का नाम बता, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझमें। ये बात उसने कही थी प्रदीप ने और अनुराज ने। किसने मारा? जी मुझको उसने मारा, रविराज ने मारा था, प्रदीप ने मारा था और विकास ने। तीनों सिपाही हैं ये? हैं जी, और 2 औरतें, उनके मुझे नाम नहीं पता, बाकी चौकी के ही थे वो भी। कोडियागंज चौकी? जी। फिर क्या हुआ, थाने गई थी आप? थाने मुझे ले आया गया और चौकी में बंद करके हवालात में मुझ पर बैत से पिटाई की मेरी, बैतों से। और 151 में मुझे थाने में बंद करके 151 में मेरा चालान किया गया था। आप कहाँ रहते हो? कोडियागंज। आरा मशीन का क्या नाम है करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। पापा का नाम? जमील अहमद। इकबाल अहमद। इकबाल जी, क्या हुआ था आज, किस मामले को लेके आए हैं? ये मामला था, एक छोटा सा व्यापारी है ये लड़का अफजाल। अच्छा। और ये पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से इसके संग मारपीट की, बहुत बदतमीजी की है और डंडों से पीटा है। इसे ले जाके फिर थाने में बंद कर दिया, बंद करके इसका 151 में चालान कर दिया। अच्छा, इसकी शिकायत जो एस साहब से नहीं की उनकी, जो कि आपके पुलिसकर्मी ऐसी काम कर रहे हैं? नहीं, मिले नहीं वो तो साहब मिले नहीं थे वहाँ पे, इसलिए शिकायत नहीं हो पाई थी उनकी। लेकिन ये उन्होंने वो उधम मचा रखा है तीनों पुलिस वालों ने, बहुत जात पात का मामला कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, जैसे इनकी आरा मशीन है, आपका कोई व्यवसाय बराबर में है? कोई मेरा लकड़ी का व्यापार है, इनसे लकड़ी खरीदता हूँ मैं। अच्छा, आपके सामने की घटना है? मेरे सामने की घटना है ये, मैं वहाँ पर मौजूद था। क्या नाम था तीनों पुलिसकर्मियों का? एक का नाम था रविराज, एक का नाम प्रदीप, एक का नाम विकास कुमार। तीनों सिपाही थे। खाली लकड़ी को देने के चक्कर में विवाद हाँ, हुआ था? कल उसकी आरा मशीन बंद थी, इसीलिए लकड़ी देने के चक्कर में इन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है। आज कप्तान साहब के पास आया, मुलाकात हुई है आपकी? नहीं हो पाई। कहाँ से हैं आप? कोडियागंज। थाना कौन सा? थाना अकराबाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पालिका जनपद के थाना लौधा क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। 2 महिलाएं घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाई गईं। महिलाओं ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना लोधा इलाके के विनीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। लड़की को दिखाने जा रहे हैं, तुम आ जाओ। हम लड़की को दिखाने जा रहे थे, हमें तो कोई इतना प्लान नहीं था कि लड़ाई करनी। अपने घर से ईंट मार दी। तो हम अपने घर अपने सास से बात कर रहे थे। दारू पी के मारता है, दारू पी के रोज तीसरे दिन लड़ाई करे। रात को मैं घर आया था, किस बात को लेकर मारा था? लड़ाई होगी बच्चे के ऊपर, पहले कभी लड़ाई होगी।
और मैं कल परसों मारी आदमी दारू पी के मारी नहीं चाहिए और आज हम गए अपने सास के यहाँ तो नहीं धक्के मारिया की बहू ने और वो दारू से कितने बजा के जनता पुलिस में सूचना दे दी। हाँ कौन सा थाना लगता? और जहाँ लड़ाई हुई थी वो कौन सी जगह कहलाई जाती है? कौन सा? विनीपुर। रंडी ने लेकर आई मेरे को लड़वाने की वजह से। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? लोधे थाना। और जहाँ ये लड़ाई हुई है वो कौन सा? परिवार के लोगों ने मिलकर मारा था। पुलिस में सूचना दी थी? डॉक्टरी भी करवा दी। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना बन्ना देवी में गंगेस्टर में वांछित अभियुक्त बबलू पंडित जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इस पर 25,000 रुपये का इनाम हमारे जनपद अलीगढ़ से घोषित है। इसको आज थाना जमा की पुलिस द्वारा एक अवैध 315 बोर के तमंचे के साथ भटोटी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज जेल भेजा जा रहा है। इसके अभी तक 16 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं अपने जनपद अलीगढ़ में विभिन्न थानों पर, और इसका साथी अभी सोनू गौतम वांटेड है। सर, कितने रुपए का इनाम घोषित था? इस पर 25,000 रुपये इनाम थाना बन्ना देवी से गंगेस्टर में वांछित होने पर घोषित था। एक इसके सोनू गौतम अभी वांछित चल रहा है, जो गोंडा का रहने वाला है। सर, ये किस गैंग से ताल्लुक रखता है? ये सोनू गौतम के साथी है। सोनू गौतम अपराधी है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।